तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ डिस्कशन इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जो मैंने एक्सप्लेन की थी आपको D4 कॉन्फ़िगरेशन में। आई होप कि D4 कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको एक केस बताया था जब डेल्टा O यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा होगी। अब यही आपके पास एक क्वेश्चन पूछा गया है 3 मार्क्स में एंड इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन बेटा। उसने कहा डिफाइन करो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। पहले तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है इसकी डिफाइन मैंने आपको NCERT में से एक्सप्लेन कर दी थी कि जब भी पांचों की पांचों ऑर्बिटल्स की डीजेनरेसी ब्रेक हो जाएगी, और उनकी डीजेनरेसी का मतलब क्या होता है कि पहले पांचों की पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम थी, पर अब अब जब वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। किन का कॉम्प्लेक्स बनेगा बेटा? मेटल और लिगेंड का जब ये कॉम्प्लेक्स बनेगा तो पांचों की पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम नहीं रहेगी। कुछ ऑर्बिटल्स जो क्या हो जाएंगी एक्साइटेड स्टेट में, और कुछ ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगी लोअर स्टेट में। सपोज करो कि आपका जो एक क्लासरूम है उसके 2 सेक्शन बना दिए जाते हैं। एक क्लास तो ग्राउंड फ्लोर पर है और एक क्लास क्या थी, फर्स्ट फ्लोर पर थी। आप क्लास में मान लो इतनी नॉइज़ क्रिएट करते हो, इतनी एनर्जेटिक बच्चे हैं क्लास में कि इतनी नॉइज़ क्रिएट कर देते हैं कि क्लास के जब स्ट्रेंथ ज़्यादा थी तो मान लो 2 सेक्शन बना लिए और एक सेक्शन को ग्राउंड फ्लोर पे बनाया और एक सेक्शन को कहाँ पे बिठाया? फर्स्ट फ्लोर पे। तो क्या था कि पहले एनर्जी सेम थी, सारे बच्चे एक ही क्लास में थे, पर अब क्या हो गई, क्लास चेंज हो गई। कुछ जो हैं वो फर्स्ट फ्लोर पर हो गए, जिसको हम क्या बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट यानी हाइयर एनर्जी स्टेट, और कुछ क्या है ग्राउंड फ्लोर पर हैं जिसे हम क्या बोलेंगे लोअर स्टेट, लोअर एनर्जी स्टेट। ऐसे ही क्या होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मतलब क्या है, पहले डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम थी, पर जैसे ही वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे अब पांचों की पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम नहीं होगी, जो कि मैं एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तीनों ऑर्बिटल जो होंगी उनकी एनर्जी कम होगी क्योंकि उसमें लिगेंड से रिपल्शन कम मिलेगी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, और 2 ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी ज़्यादा, क्योंकि उन 2 ऑर्बिटल्स को रिपल्शन क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। तो क्या होगा कि पहले कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D5 आयन क्या है, D5 आयन। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को आप डिफाइन कर दोगे डीजेनरेसी का ब्रेक हो जाना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्टाहेड्रल फील्ड और टेट्राहेड्रल फील्ड, इसी को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब D5 आयन की अरेंजमेंट को बनाना है। पहला केस क्या है आपके पास, डेल्टा O ग्रेटर देन P। O से याद रखना ये किसकी बात कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल की, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। अगर यहाँ पे डेल्टा T होता तो यहाँ पर P का कंसेप्ट ही नहीं आता, क्योंकि T मीन्स टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल हमेशा कौन से स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल हमेशा कौन से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स तो कभी भी शो होते ही नहीं, टेट्राहेड्रल हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। वीडियो को ध्यान से देखना, मैंने कराई हुई है ये सारी चीज़ें, इन डिटेल डिस्कस की हैं, और आई कैन गारंटी यू दैट इफ़ यू विल लिसन केयरफुली यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम इन केमिस्ट्री। बट बेटा अगर टीचर अपना कंप्लीट 100% पुट कर रहा है, अपने 100% एफर्ट डाल रहा है, सो आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल्सो पुट योर 110% बेटा। अगर आप एफर्ट नहीं करोगे देन नथिंग विल चेंज, इट्स ऑल योर एफर्ट। बिकॉज देर इज़ वन कोट सेड बाय रिचर्ड फेनमैन सर, एक साइंटिस्ट थे, बहुत इंटेलिजेंट साइंटिस्ट, क्वांटम केमिस्ट्री, क्वांटम में उन्होंने फिजिसिस्ट थे, क्वांटम फिजिक्स में बेसिकली काम किया था। उन्होंने कहा था नॉलेज फ्री नहीं होती बेटा, नॉलेज इज़ नॉट फ्री। इसका मतलब ये नहीं कि आपको पैसे देने पड़ेंगे, नहीं, इसका मतलब ये है दैट यू हैव टू पे अटेंशन टू ग्रैस्प इट। नॉलेज फ्री नहीं है, आपको अटेंशन देनी पड़ेगी अपनी, आपको समझना पड़ेगा। चलिए, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, यानी वहाँ पे पेयरिंग होगी नहीं। अब ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है। फर्स्ट केस क्या है, डेल्टा O इज़ ग्रेटर देन P, और सेकंड केस क्या है, डेल्टा O इज़ लेस देन P। बना दीजिए 5 ऑर्बिटल। अभी ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट नहीं हुई है तो इसकी स्प्लिटिंग नहीं होगी, ये क्या होगी, डीजेनरेट। अब ऑक्टाहेड्रल फील्ड में ये क्या हो जाएगी, स्प्लिट। आपको पता है ऑक्टाहेड्रल में 3 ऑर्बिटल नीचे आती हैं जिनको हम T2G कहते हैं, और 2 ऑर्बिटल ऊपर जाती हैं जिसे हम EG कहते हैं। पहला केस क्या है बेटा, डेल्टा O इज़ ग्रेटर देन P।
अगर डेल्टा ओ और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके पास 5, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा 5। अगर डेल्टा ओ ग्रेटर देन पी है और पी कम है, अगर पी कम है तो यहाँ पर पेयरिंग होगी, पेयरिंग होगी क्योंकि स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है और पेयरिंग एनर्जी कम है। जब भी पेयरिंग एनर्जी कम होती है तो पेयरिंग होगी, और जब भी पेयरिंग होगी तो कौन से कॉम्प्लेक्स बनते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। और जब भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, एनसीईआरटी में लाइन है वही बता रही हूँ, तो कौन से फील्ड लिगेंड होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या कराते हैं, पेयरिंग कराते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या कराते हैं, पेयरिंग। तो पेयरिंग एनर्जी जब कम होगी तो कौन से कॉम्प्लेक्स बनेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मीन्स पेयरिंग होगी, जब भी पेयरिंग एनर्जी कम होगी तो पेयरिंग होगी, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इसमें रोल प्ले करेंगे। तो अब ये जो तीनों ऑर्बिटल हैं इनकी एनर्जी सेम है बेटा, तो हंस रूल के अकॉर्डिंग पहले एक एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, उसके बाद फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहीं पे आएगा क्योंकि पेयरिंग होगी। पेयरिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन्स कपल के, मतलब एक ऑर्बिटल में हम कपल करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, इसी को पेयरिंग बोलते हैं। और जो आपके पास फोर्थ इलेक्ट्रॉन है, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये कौन से कॉम्प्लेक्स हो गए, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। जब भी पेयरिंग होगी, जब भी कपल फॉर्म होंगे तो बेचारे खुश नहीं होंगे, तो कौन से कॉम्प्लेक्स बनेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी बच्चों, T2G5 EG0। क्लियर है, बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार। ये तो केस था मैम डेल्टा ओ ग्रेटर देन पी। अब बी केस ले लो मैम, D5 कॉन्फ़िगरेशन है, अब डेल्टा ओ लेस है और पी ज़्यादा है। पहले ये एनर्जी डीजनरेट थी, उसके बाद हम इसको ब्रेक करेंगे। किस में ब्रेक करेंगे बेटा, ऑक्टाहेड्रल है तो नीचे क्या आएंगे, T2G ऑर्बिटल, और ऊपर क्या होगा, EG। नीचे T2G, ऊपर EG। अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, याद रखना, अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो पेयरिंग नहीं होगी। अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो पेयरिंग नहीं होगी, और अगर पेयरिंग एनर्जी कम है तो पेयरिंग होगी। मतलब अगर पेयरिंग एनर्जी कम है तो मुझे कम एनर्जी देनी पड़ेगी उन इलेक्ट्रॉन्स का कपल बनाने के लिए, और हर कोई एलिमेंट कम एनर्जी स्टेबिलिटी चाहता है। अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो मुझे ज़्यादा ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उन इलेक्ट्रॉन्स का पेयर बनाने के लिए। अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो मुझे ज़्यादा ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी उन इलेक्ट्रॉन्स का पेयर बनाने के लिए, और इलेक्ट्रॉन्स पेयर बनाना पसंद नहीं करेंगे। इससे एक एग्जांपल समझ में आया। यहाँ पे तो अगर पेयरिंग एनर्जी कम है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक साथ रह के खुश हैं, इसलिए यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी। और जहाँ पर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक साथ रह के खुश नहीं हैं, तो वहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। और जहाँ पे पेयरिंग नहीं होती वहाँ पे कौन से कॉम्प्लेक्स बनते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मीन सिंगल रहना पसंद करेगा, पेयरिंग नहीं करेगा, सिंगल रहना पसंद करेगा। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स किस में बनते हैं, वीक फील्ड लिगेंड में। किस में बनते हैं बेटा, वीक फील्ड लिगेंड में। ये बात याद रखना, सिंपल सी बात है। यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी तो हंस रूल लगाइए, पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल फील्ड होगी 1 2 3। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं जाएगा क्योंकि इसमें पेयरिंग नहीं होगी, फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा और फिफ्थ इलेक्ट्रॉन भी ऊपर जाएगा। अगर पेयरिंग थी तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ गए थे, फोर्थ ये इलेक्ट्रॉन है, फिफ्थ ये इलेक्ट्रॉन है। अब पेयरिंग नहीं है तो पहले 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फिल हो गए। पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि पेयरिंग के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले जाएंगे। कौन से लेवल में चले जाएंगे, EG लेवल में। तो ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन है और ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, T2G3 EG2। दैट इज द आंसर। ओके, सो let's see this question. It is of 5 marks. ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है बेटा, 5 मार्क्स का है। आई गेस इट्स ऑफ 4 मार्क्स। यस, इट्स ऑफ 4 मार्क्स। इट्स अ केस स्टडी क्वेश्चन, सेक्शन डी क्वेश्चन। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से कभी कभार क्वेश्चन, कभी कभार क्या, मोस्टली क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी आ जाता है, नहीं तो केस स्टडी तो पक्का आती है। तभी मैं कह रही हूँ ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ये आपको एक केस स्टडी दे दिए और कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए। पहले तो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ व्हाट इज़ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। सेकंड ये है कि मुझे एक बार कलर कॉम्प्लेक्स भी आपके साथ डिस्कस करना है। तो सेकंड क्वेश्चन वैसे तो आपकी क्लास में, ऑनलाइन क्लास में मैम ने आपके साथ डिस्कस कर लिया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर कैसे शो करते हैं, बट आई विल अपलोड दिस इन अ शॉर्टकट ट्रिक ऑन माई यूट्यूब चैनल एज वेल।
So you can see that video as well. I will upload it tomorrow. Okay, after that we will start haloalkanes and haloarenes, most important chapter. उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूँ क्वेश्चन नंबर 3. ध्यान से देखिए, ये कहता है कि CrNH363 पॉजिटिव, इज दैट विजिबल? नाउ विजिबल. ये क्या कहता है बेटा? ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, और पार्ट भी हम इसका डिस्कस करेंगे. इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि CrNH363 पॉजिटिव पैरामैग्नेटिक है और NiCN4 2- डायमैग्नेटिक है. वाई? क्रोमियम NH363 पॉजिटिव पैरामैग्नेटिक है बट NiCN4 2- क्या है? डायमैग्नेटिक है. ये पूछा हुआ है क्यों. आपको क्या दिया गया है? इसका नंबर भी दिया गया है, एटॉमिक नंबर क्रोमियम और निकल का. चलो डिस्कस करते हैं. मैंने कहा था VBT इंपॉर्टेंट है और क्लास मैंने 3 दिन लिए थे आपकी क्लास में इसको कंप्लीट कराने के लिए. और मैंने एक आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड की एक सीरीज़ भी बताई थी, यूट्यूब पे भी डिस्कस करी थी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, एक बार सचिन क्लास से फरार और ऑक्सलेट का पानी से प्यार. तो जो H2O तक तो आपके कौन से लिगेंड होते हैं? वीक फील्ड लिगेंड. और एमोनिया, साइनाइड, कार्बोनिल, ये किस में आते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में. एमोनिया, साइनाइड, कार्बोनिल, ये सब किस में आएंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में. सो पहला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, CrNH363 पॉजिटिव इज पैरामैग्नेटिक. मैंने क्या बताया था? पैरामैग्नेटिक वो कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें क्या होते हैं हमारे पास? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होंगे? पैरामैग्नेटिक. ठीक है. डबल, D फॉर डबल, D फॉर डायमैग्नेटिक. D फॉर डबल, D फॉर डबल, D फॉर डायमैग्नेटिक. सो डायमैग्नेटिक मीन्स नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें सिंगल नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो क्वेश्चन यही है कि CrNH363 प्लस पैरामैग्नेटिक है और NiCN4 2- क्या है आपके पास? डायमैग्नेटिक. अब ध्यान से सुना, पहले क्रोमियम का डिस्कस करते हैं. और NH3 ना वैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है पर ये वीक फील्ड लिगेंड का भी काम करेगा. एक एग्जांपल अभी डिस्कस करूंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल. एमोनिया 2 काम करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड का भी और वीक फील्ड का भी. ए सेक्शन मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि हंड्स रूल वॉयलेट नहीं होना चाहिए. ये ध्यान रखना है, हंड्स रूल वॉयलेट नहीं होना चाहिए. बेटा इतनी अच्छे से आई कैन गारंटी यू डैट कि इतनी अच्छे से आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, यहाँ तक कि पूरी केमिस्ट्री आपको नहीं समझ में आ सकती. अगर आप क्लास में ध्यान से सुन लो तो आपका बेनिफिट है. CrNH363 पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं. मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है, इसको X लेंगे. कितने अमोनिया? 6 अमोनिया. अमोनिया कैसा लिगेंड है? न्यूट्रल लिगेंड है. उसका चार्ज क्या होगा? 0. और ब्रैकेट के ऊपर जो चार्ज होता है उसको हम =2 में डाल देंगे, +3. सो X की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई? +3. क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24 गिवन है बेटा. कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी क्रोमियम की? आर्गन. क्लास मैंने क्या बताया था? इसके बाद 3D और 4s. मैंने आपको कहा था S में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2. और D में कितने आएंगे? 4. देखो आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन हुए, 4 + 2 कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 6 इलेक्ट्रॉन बचे. S में तो 2 ही आ सकते हैं, बाकी बचे कितने जाएंगे? D में. पर केमिस्ट्री में हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेटा? स्टेबल होती है. तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 3D5 4s1. ठीक है, होनी चाहिए थी 3D4 4s2, पर कॉन्फ़िगरेशन क्या जाएगी बच्चों? 3D5 4s1. अब क्रोमियम 3+ क्या होगा? क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट 3+ है, इसका मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए. 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा. क्या बनेगा? आर्गन. 3D 4s तो 0 हो गया ना बेटा. 4th शेल है, ये 4th शेल है और ये कौन सी शेल है? 3rd शेल. ये 3rd शेल की सब शेल है और ये 4th शेल की सब शेल है. तो आउटर शेल 4th है, इनर शेल 3 है. तो पहले 4 में से इलेक्ट्रॉन जाएंगे. अब 6 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन तो चले गए.
6 में से 3 चले गए तो 6 - 3 कितने बचे? 3। कितने बचे? 3। क्लियर है? ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों। अब पहले तो क्रोमियम 3+ की कॉन्फ़िगरेशन लिखो। अभी ये सिंगल है मेटल आटम, अभी लिगेंड्स ने इसे अप्रोच नहीं किया। 3D 3D के बाद क्या आता है? 4s। उसके बाद क्या आता है? क्लास 4p। बेटा 3D में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स। 3D में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों? 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एमोनिया वैसे तो कैसा लिगेंड होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। कैसा लिगेंड होता है बेटा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो आपको कह देना चाहिए कि मैम ये तो पेयरिंग करा दे, ऐसे हो जाना चाहिए। ये गलत है बेटा। अगर यहाँ पर पेयरिंग हो गई, हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा कॉम्प्लेक्स है? ऑक्टाहेड्रल। ध्यान से देखना, एक एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ। 3D 4s और ये ऑर्बिटल कौन सी होती है? 4p। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो मेरे पास लिगेंड कितने आ रहे हैं? 6 लिगेंड। 6 लिगेंड आ रहे हैं तो मुझे उनके स्वागत के लिए 6 के 6 ऑर्बिटल एम्प्टी चाहिए। मेटल आटम क्या है हमारे पास? क्रोमियम। क्लास बताया था मैंने। और लिगेंड हमारे पास कितने आ रहे हैं? 6। अच्छा, एमोनिया बेटा क्रोमियम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनाएगा? जबकि 2 के 2 इलेक्ट्रॉन, जब ये 2 के 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा क्रोमियम के एम्प्टी मेटल आटम में। बेटा यही तो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक डोनर है और एक एक्सेप्टर है। यहाँ पर शेयरिंग नहीं हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती थी क्लास, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ऐसे यहाँ पे शेयरिंग नहीं हो रही। एक डोनर है और एक एक्सेप्टर है। इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होने चाहिए क्रोमियम के साथ पास, क्रोमियम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होने चाहिए और NH3 के पास इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। कितने NH3 आ रहे हैं? 6। तो 6 के 6 ऑर्बिटल एम्प्टी होने चाहिए। अब बेटा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जब भी होता है क्लास, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो इसमें 2 ही हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं, D2sp3 या फिर sp3d2। अगर D पहले आ गया तो ये होती है इनर ऑर्बिटल। इनर ऑर्बिटल। अगर D बाद में आया तो ये क्या होती है? आउटर ऑर्बिटल। D पहले आया ये होती है इनर, और अगर D बाहर आया तो ये क्या होती है? आउटर। मुझे तो D की सिर्फ 2 ऑर्बिटल्स चाहिए। देखो क्लास ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 2 जिसके ऊपर कुछ नहीं है उसके ऊपर क्या होता है? 1, और P में कितने हैं? 3। तो D2sp3 बच्चों, D2sp3 बेटा 6, D2 + 1 + 3 6, सेम 1 + 3 + 2 6। मुझे इसकी सिर्फ 2 ऑर्बिटल चाहिए, 3 ऑर्बिटल नहीं चाहिए। अगर मैं यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन कर दूंगी, ये एरो का मतलब है कि 2 D की ऑर्बिटल, 1 S की ऑर्बिटल और 3 P की ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में चली गई। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब इन तीनों की एनर्जी कम थी, अलग अलग थी। सॉरी बेटा, आई रिपीट, इन तीनों की एनर्जी अलग अलग थी। D की एनर्जी ज़्यादा होती है, आपको पता है N+L रूल से। D की एनर्जी ज़्यादा है। 4s की एनर्जी अलग है, सिर्फ इतना समझो, D की एनर्जी अलग है, 4s की एनर्जी अलग है, और 4p की एनर्जी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, 4p की एनर्जी सबसे ज़्यादा है। 3D 4s और 4p की एनर्जी अलग अलग है। अब हमें क्या चाहिए? इक्वल एनर्जी चाहिए, तभी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर पाएगा एमोनिया। अलग अलग एनर्जी नहीं होती, एनर्जी क्या होनी चाहिए? सेम। तो एनर्जी सेम करने के लिए क्या होती है? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन वो प्रोसेस है जहाँ पर एनर्जी क्या हो जाती है? सेम। तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? D2sp3। अगर ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी तो ये ऑर्बिटल क्या रह जाएगी? वैकेंट। क्या रह जाएगी बेटा? वैकेंट। और ये पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ क्या है? गलत। तो होगा क्या? क्रोमियम 3+, कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3D 4s 4p। अब पेयरिंग नहीं होगी, यहाँ पर एमोनिया पेयरिंग नहीं करा पाएगा। और जो ये ऑर्बिटल्स हैं D2sp3, इनका क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन। पहले इनकी एनर्जी अलग अलग थी, अब एनर्जी क्या हो जाएगी? सेम।
पहले एनर्जी अलग अलग थी और अब एनर्जी क्या हो जाएगी, सेम। क्लियर हुआ बच्चों? तो क्या होगा, Cr3+, ये 3 ऑर्बिटल अलग हो गई, और 1 2 3 4 5 6, आई रिपीट 1 2 3 4 5 6, इन 6 की 6 ऑर्बिटल्स, इन 6 की 6 ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, D2sp3। अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है CrNH3 3 पॉजिटिव। यहाँ पर कौन आएगा, एमोनिया, और 6 ऑर्बिटल हैं तो कितने एमोनिया, कितने लीगेंड आ रहे हैं, 6 एमोनिया, और एक एमोनिया कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 6 एमोनिया आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। कौन सा कॉम्प्लेक्स बन गया, CrNH3 3 पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन सिंगल हैं, पेयर्ड नहीं है, तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। क्लास होमवर्क ये है आपके लिए, आपको इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट बतानी है। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, N+2 बोहर मैग्नेटोन। यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। और क्लास मैंने आपको इसकी एक टेबल बनवाई थी क्लास में, आपको वो बतानी है। ये हमने प्रूव कर दिया, CrNH3 3 पॉजिटिव पैरामैग्नेटिक है, यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। अगर पेयरिंग हो जाएगी तो हंड्स रूल वॉयलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉयलेट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास कौन सा एग्जाम्पल था, NiCN4 2-। इस पे तो आंख बंद कर लो बेटा, अगर साइनाइड और CO आ जाए ना, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, पेयरिंग होगी ही होगी। आंखें बंद करके ये तो कर ही देना। अगर साइनाइड और CO आ जाते हैं तो आपके पास जो लिगेंड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, पेयरिंग होगी ही होगी। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। निकल की क्या लेनी है आपको, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो इसको X लेंगे, +4। एक साइनाइड के ऊपर चार्ज कितना होता है, -1, तो 4 के ऊपर कितना होगा, -4। जो भी ब्रैकेट के ऊपर चार्ज होता है उसको =2 में लिख के साइड में रख दो, -2 =2 में रख के राइट हैंड साइड लिख दो। सो x - 4 = -2, सो x = -2 + 4। x के ऊपर चार्ज कितना आ गया, +2, यानी निकल के ऊपर चार्ज क्या आ गया, +2। निकल का एटॉमिक नंबर गिवन है, कितना होता है, 28। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आर्गन 3d4s। 2 को तो 4s में डाल दो और 3d क्या हो जाएगा, 8। तो निकल 2+ क्या होगा बेटा, आर्गन। क्या बनेगा क्लास, आर्गन। बच्चों आर्गन 3d 8 4s 0, इलेक्ट्रॉन 4th शेल से जाएंगे। ठीक है, अब बना लो निकल 2+। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन 2 हो सकती है, एक DsP2 एक sp3। 3d 1 2 3 4 5 4s 4p। ठीक है, क्लास कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, मैंने 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए बच्चों। बेटा साइनाइड जब भी आता है तो पेयरिंग होगी ही होगी। क्या होगी, पेयरिंग होगी ही होगी। 4 है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो मुझे कितनी ऑर्बिटल एम्प्टी चाहिए इनके स्वागत के लिए, 4 ऑर्बिटल एम्प्टी चाहिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स भी क्या कर जाएंगे, पेयर अप। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स भी क्या कर जाएंगे प्यारे बच्चों, पेयर अप कर जाएंगे, और आपके पास क्या बनेगा, NiCN4 2-। साइनाइड की प्रेजेंस में आते ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स भी पेयर अप कर जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स पेयर कर जाएंगे तो 7 8। एक ऑर्बिटल क्या रह जाएगी, एम्प्टी, तो 3d 4s 4p। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बेटा, 4 ऑर्बिटल चाहिए, ये एक ऑर्बिटल, ये दूसरी ऑर्बिटल, ये तीसरी और ये चौथी। 4 ऑर्बिटल एम्प्टी कर दी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, DsP2, और चारों की चारों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या कर दी, सेम। तो क्या बनेगा ये क्लास, क्या था बेटा, NiCN4 2-। अच्छा क्लास, ये 4 ऑर्बिटल्स अलग कर देनी है आपको, ठीक है, और एक D एक S और 2p किस में चली गई बेटा, हाइब्रिडाइजेशन में। एक D एक S और 2p किस में चली गई, हाइब्रिडाइजेशन में। तो 4 ऑर्बिटल अलग हो गई
और कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, DsP2। NCERT में ऐसे गिवन है, चाहे अलग ना भी करके दिखाओ पेपर में, ऐसे भी दिखा सकते हो कि DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। क्या हो गई, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें तो 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और हंड्स रूल भी वॉयलेट नहीं हुआ। और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन में कॉम्प्लेक्स बन चुका है, कौन सा कॉम्प्लेक्स बन चुका है, NiCN4 2-, और यहाँ पर जो p ऑर्बिटल है वो अलग है। p की 2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में गई, d की 1 और s की 1, और ये p बची अलग हो गई, इसकी एनर्जी अलग है, और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन वाली ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है, सेम है। अब यहाँ पर कौन आएगा, साइनाइड। एक साइनाइड आया, मेटल एटम के साथ बॉन्ड बना लिया, ये दूसरा साइनाइड आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, तीसरा साइनाइड आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा बेटा, चौथा साइनाइड आएगा। 4 साइनाइड ने निकल की एम्प्टी DsP2 हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल, निकल की एम्प्टी DsP2, निकल की एम्प्टी DsP2 हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल के साथ क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। ये वैकेंट थी, साइनाइड ने इसको इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, और बॉन्ड बन गया। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन होगी DsP2, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या होगा, डायामैग्नेटिक। क्या होगा, डायामैग्नेटिक, और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी, 0। और जो ऑर्बिटल, एक बात याद रखना, जो ऑर्बिटल 3D की इन्वॉल्व होती है तो थर्ड शेल अंदर की तरफ होती है, और अगर एक ऑर्बिटल होती 4D तो फोर्थ शेल बाहर की तरफ होती है। तो जब अंदर वाली ऑर्बिटल यूज होती हैं तो इसको बोलते हैं, यानी ये कह लो कि अगर D पहले आ गया तो इसको बोलेंगे हम इनर ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसको भी क्या बोलेंगे हम, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो प्रूफ कर दिया कि NiCN4 2- डायामैग्नेटिक है, और जब अगर D पहले आ गया तो इनर ऑर्बिटल, D बाद में आता है तो आउटर ऑर्बिटल। ठीक है, और CrNH3 पॉजिटिव क्या है, पैरामैग्नेटिक। प्रूफ कर दिया। और NH3 के 2 रूल याद रखना, ये डायामैग्नेटिक, ये पेयरिंग करा भी सकता है बेटा, सॉरी आई रिपीट, NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये 2 काम करता है, पेयरिंग करा भी सकता है और पेयरिंग नहीं भी करा सकता। पर साइनाइड और CO जहाँ पे दिख जाए बच्चों, साइनाइड और CO जहाँ पर दिख जाए बच्चों, वहाँ पर आपको पेयरिंग कर देनी है, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। साइनाइड और CO पेयरिंग कराएंगे, आपके लिए होमवर्क है। एक कॉम्प्लेक्स है CONH3 पॉजिटिव, कल डिस्कस करूँगी मैं, ये सब कॉपी में होना चाहिए आपकी, सेपरेट नोटबुक में PYQ होने चाहिए। और एक कॉम्प्लेक्स है आपके पास FeNH3 पॉजिटिव, आपको मुझे इसकी VBT एक्सप्लेन करनी है, दिस इज़ योर होमवर्क। इसको 4 मार्क्स का मानना, ठीक है। आंसर क्या आएगा वो मैं कल डिस्कस करूँगी, पर ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट।